नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑल इन वन जीएस क्लासेस में। मैं हूं शिवांशु सिंह और आपके सामने प्रस्तुत हूं लेकर के साइंस के रामबाण वीडियो पार्ट 2 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टॉप 1000 क्वेश्चन के पार्ट 2 को। पहला क्वेश्चन, एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। 10 की घात माइनस ग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से उत्तर बताइए इसका सही उत्तर है अरस्तु। देखिए, अरस्तु का जन्म एथेंस देश में हुआ था, यानी यूनान में। 384 बीसी से 323 के बीच इनका जन्म हुआ था, लगभग आज से 2400 साल पहले। ठीक है, इन्हें बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का जनक कहा जाता है। ये किसके गुरु थे? सिकंदर के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही होती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार कैसा महसूस होता है? यानी जब लिफ्ट अचानक उसका तार टूट जाए और गिरना शुरू हो जाए तो उसमें व्यक्ति का भार कैसा महसूस होगा? यानी कि शून्य। आप खुद कल्पना कीजिए, अगर आप 10 तल्ले पे हो और अचानक आपको छोड़ दिया जाए तो आपका भार कैसा होगा? शून्य ही महसूस होगा ना। तो बिल्कुल यही चीज़ है। अगर ये ऊपर बढ़ेगी लिफ्ट, धीरे धीरे त्वरित गति से उसका वेग क्या होगा? भार बढ़ता जाता है। त्वरित गति से नीचे आता है तो घटता है, लेकिन अचानक पूरा टूट जाता है जब लिफ्ट, तो क्या होता है? भार शून्य महसूस होने लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन गाइस, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है लैमार्क, जो कि फ्रांस देश के थे, और ट्रेविनेरस, जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, इन दोनों को याद नाम रखिएगा। जीव विज्ञान के जनक पूछेगा तो अरस्तु हैं, लेकिन उसका शब्द का प्रयोग पूछेगा तो हमेशा लैमार्क उत्तर होगा। कई एग्जाम में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी से लेकर रेलवे से पिछले 20 साल के आए हुए शॉर्ट पेपर हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? यानी पृथ्वी के केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका भार क्या होगा? यानी कि 0। आप खुद कल्पना कीजिए कि पृथ्वी का केंद्र है। केंद्र मतलब क्या है? 0। यानी केंद्र कैसा? गोला सा। गोला मतलब 0। से इसका रीजन क्या है? इसको अब जब पूरा साइंस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना ही जानते हैं। रैपिड फायर वीडियो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका सही उत्तर है लैमार्क। आप जान लीजिए जैव विकास एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति एवं उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय पर हुए जो क्रमिक परिवर्तन है, इसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। समय के साथ जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है, ठीक है, हमारे पूर्वज क्या थे, समय धीरे धीरे हम बदलते चले गए। जैसे हमारे पूर्वज बंदर थे, जैसे कि उसके बाद धीरे धीरे लगातार बढ़ते थे, तो ये संपूर्ण सिस्टम क्या आता है? जैव विकास कहलाता है। ठीक है, ये इसका प्रतिपादन 1809 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? यानी पृथ्वी की घनी कितनी है प्रति घन सेंटीमीटर में? यानी 5.5। इसकी याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। पृथ्वी की हिंदी इंग्लिश क्या होती है? अर्थ। और अल्फ़ाबेट देखिए ABCDE। ई मतलब 5वें नंबर पे आता है। इसका मतलब है कि 5.5। अर्थ को ऐसे याद रखिएगा। इस ग्राम प्रति, कई एग्जाम में पूछा गया, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हिप्पोक्रेटस। देखिए, हिप्पोक्रेटस जो है ये यूनान देश के थे। ठीक है, और ये 460 बीसी से 370 बीसी के बीच में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इन्होंने सर्वप्रथम मानव रोगों से मुक्ति के लिए जो इन्होंने सबसे पहले दवाइयाँ जो थी, मेडिसिन थी, उसका आविष्कार वेस्टर्न कंट्री में इन्होंने किया। इन्हें ही आपका कहा जाता है क्या? चिकित्सा शास्त्र का जनक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव निर्मित उपग्रह स्थापित कहाँ किए जाते हैं? थर्मोस्फीयर में, यानी बाह्यमंडल में। देखिए 5 मंडल होते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसका याद करने का ट्रिक याद रखिए आप। ये देखिए, छोड़ सबको मैं आया बाहर। ठीक है, यानी छो से हो गया क्षोभ मंडल, सबको मतलब समताप, में मतलब मध्य मंडल, आया मतलब आयन मंडल, बाहर मतलब बहिर्मंडल। देखिए, जो क्षोभ मंडल होता है यानी समस्त आकाशीय घटनाएं, यानी बादल का चमकना, बिजली गरजना, आंधी तूफान, जितना सब कुछ सारा सिस्टम क्षोभ मंडल में होता है। ये 18 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल में देखिए वायुयान उड़ने के लिए बेस्ट परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, मध्य मंडल में घटनाएं आपकी उल्का पिंड से संबंधित घटित होती हैं। जो आयन मंडल है, देखिए इसमें रेडियो जो संचार उपग्रह होते हैं, इनमें ये प्रतिस्थापित किए जाते हैं। और जो बहिर्मंडल होता है, इसमें क्या होता है? मानव निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। जितना मैंने बताया इतना भी रिवीजन वीडियो है। जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो संपूर्ण ज्ञान लेंगे हम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। वनस्पत विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, थियोफ्रिस्टस को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम था थियोफ्रिस्टस।
ठीक है। ये इन्होंने लगभग आपको बॉटनी, यानी पहली बात जान लीजिए बॉटनी ही को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। बॉटनी के शब्द की उत्पत्ति होती है बास्किन शब्द से, ये एग्जाम में पूछा है रेलवे के, ठीक है। और इसमें 500 से ज़्यादा पौधों का इन्होंने अध्ययन किया था। इनका जन्म कब हुआ था? 370 BC से 287 ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी आज से लगभग 2400 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान की बात, ठीक है। द्रव्यमान अदिश है तो भार कैसी राशि है, यानी भार क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। देखिए भार में क्या दिशा और परिमाण दोनों होता है, जबकि द्रव्यमान में दिशा और परिमाण नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों, कमान गाइस, रैपिड फायर, आपको तो पता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। लेवाशिए, ठीक है, या फिर इन्हें लेवोजियर के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवासिए या फिर एंटोनी लेवासियर भी इन्हें कहा जाता है। ये मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है आपका काला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके रसायन विज्ञान के जनक का नाम याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्नौली का सिद्धांत किस पे आधारित है? देखिए बर्नौली एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। अब ये सिद्धांत बहुत लंबा चौड़ा, थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए जब कोई जो है आपका आदर्श द्रव किसी नली से प्रवाहित होता है तो उसमें उपस्थित यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है, यानी P + ½ dB² + dGH। अब आप कहेंगे पता नहीं कौन सा रामायण पढ़ दिया, कुछ समझ में नहीं है। आप सीधी सी सिंपल भाषा में समझिए, अगर किसी जगह वेग अधिक होगा किसी भी चीज़ का तो यानी वहाँ दाब कम होगा, अगर दाब ज़्यादा होगा तो यानी मतलब क्या होगा? वेग कम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। देखिए जब आंधी आती है तो जब टिन शेड होता है, टिन शेड के ऊपर क्या आंधी ऊपर तेज चलने लगती है, और नीचे क्या होता है? कमरा है, कमरा में क्या है? हवा रुकी हुई, लेकिन ऊपर की हवा हो गई तेज, इसका मतलब क्या? ऊपर हो गया दाब कम, नीचे दाब ज़्यादा, इसका मतलब नीचे से ऊपर उठा और पतरा उड़ गया। दूसरा एग्जांपल, आप जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो आपको बोला जाता है पीछे हटने के लिए, क्योंकि जब ट्रेन गुजरती है तो आसपास की हवा क्या होती है? बहुत तेजी से हट जाती है, ठीक है, यानी वहाँ गैपिंग हो जाती है, यानी दाब हो गया कम। लेकिन जब आप खड़े हैं तो पीछे वायु का दाब ज़्यादा है, इसका मतलब वायु ज़्यादा दाब लगाती है अंदर की तरफ, क्योंकि सामने जहाँ से ट्रेन गुजरी हो वहाँ दाब हो गया कम, यानी बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगा दाब कम, आपको धक्का लगेगा, यानी कि एक बल लगेगा। तो ये इन्होंने बताया यही कि जहाँ दाब जो है घट जाता है वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, जहाँ प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ दाब घट जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से किससे संबंधित कहलाता है? इसका अध्ययन है एंथ्रोपोलॉजी। देखिए मानव का विकास हुआ, पहले बताता कि हमारे पूर्वज बंदर थे, इसके बाद उसके पहले और वनमानस थे, उसके पहले फिर हम लोग, आपने पढ़ा होगा, ऐसे इसी क्रम में हम लोग डेवलप हुए। तो इन सारों मानव इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है साइंस की भाषा में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, लगभग 99.9% ये शुद्ध होता है। लेकिन इतना शुद्ध सोना जो है इससे कुछ बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत एकदम चॉकलेट की तरह होता है, बहुत ही मतलब नरम होता है। लगभग जो हमारे यहाँ सोना आता है वो 22 कैरेट का होता है, जो कि 91.6% होता है। बाकी इसमें अशुद्धि के रूप में कॉपर और जिंक मिला दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो 18 कैरेट वाला होता है उसमें 75% होता है आपका सोना, बाकी अशुद्धि मिला दी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राहम ने, ठीक है। ग्राहम का विसरण नियम आपने पढ़ा होगा, R1/R2 बराबर √M2/M1। कुल मिला के यही याद रखना है कि गैस का विसरण नियम किसने दिया था, इसका मतलब इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हृदय स्पंदन को समाजित किससे किया जाता है, यानी किससे नापा जाता है? डॉक्टर लोग देखिए आला लेके आते हैं, उसको कहते हैं पेस मेकर की सहायता से हृदय की गति को नापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने? इसका नियम दिया था जॉन केपलर ने। इनका नाम याद रखिए। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था? केपलर ने। देखिए आपको पता है कि जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते थे, इन्होंने उस गति के नियम को परिभाषित किया था। इन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और उस समस्त ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बादल के छोटे छोटे कण आकाश में क्यों तैरते हैं? आपको पता होगा कि बादल क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, यानी कि इनका घनत्व बहुत कम होता है, जबकि वायु का घनत्व जो नीचे होती है उसका ज़्यादा होता है, जिसका मतलब वो ऊपर तैरता रहता है और नीचे क्या होती है, हवा की जो श्यानता होती है उसके कारण और कम घनत्व के कारण क्या होता है, बादल तैरते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं। जबकि नीचे वाला एरिया जो बादल का होता है, जो हमें आँख से दिख रहा होता है, वो क्या घना होता है। तो इसका मतलब घने पे जो कम घना होता है बादल टिक जाता है। लेकिन यही बादल जब धीरे धीरे जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, भारी हो जाता है, संघनन की क्रिया होती है, इसमें बूंदें बनती है और बारिश होने लगता है भारी होने के नाते, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर यही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। E = mc² समीकरण किसने दिया? आपको पता हो आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या बताया था? 1905 में जर्मन के साइंटिस्ट है, जर्मनी के, इन्होंने क्या बताया
ऊर्जा और द्रव्यमान क्या है, आपस में परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, यही याद रखिएगा। इसमें बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, ये तो बहुत लंबा है, लेकिन इतना ही याद रखिएगा वनडे एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है, जैसे होता क्या है, इस पर छिड़काव कर दिया जाता है लेकिन हेलीकॉप्टर से ऊपर, जिससे क्या होता है, बादल कृत्रिम बन जाते हैं, जिससे कि वर्षा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में 40 देशों में सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। बाकी क्या सिस्टम होता है इसको हम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन गाइस, रैपिड फायर। जड़त्व के नियम को किसने दिया, ठीक है, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया। बोला इन्होंने जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के कारण दिशा परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे जड़त्व कहा जाता है। इसे न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम और जड़त्व का नियम सेम है, तो गैलीलियो ने दिया था जड़त्व का नियम, इसे यही न्यूटन का पहला लॉ बनता है। ठीक है, उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा, जब पेड़ की आप डाली हिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका आम तो गिर जाता है, ठीक है, टूट करके अचानक। उसके बाद आपने पढ़ा होगा, जब अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, या गाड़ी अचानक स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। होता क्या है, जब आपकी गति परिवर्तन होता है तो आपके जड़त्व के कारण क्या होती है, आपकी स्थिति परिवर्तित होने लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन गाइस, रैपिड फायर। रॉकेट कार्य किस सिद्धांत पे करता है, यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही याद रखिएगा। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये सिद्धांत क्या था, इसको डिटेल में जब हम साइंस पढ़ेंगे तब जानेंगे। रिवीजन वीडियो है, पिछले बहुत सारे एग्जाम के आए हुए सारे प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया F बराबर G/m1m2 अपॉन r²। जी का मान याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। यही एग्जाम्पल याद, ये एग्जाम में पूछा गया था इस बार एसएससी और आपके रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टाइन ने। ठीक है, आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आपने पढ़ा होगा E बराबर mc², उसी को सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन चलता, ठीक है, प्राकृतिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। ठीक है, डार्विन आपने पढ़ा होगा, प्राकृतिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत उन्होंने दिया था 1858 में। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इनकी पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डार्विनवाद याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान समय में जो आपका जो परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, इन्होंने ही दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, देखिए नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है, और भी गैसेस कितना परसेंट पाई जाती है, आपके सामने फिगर लगा हुआ, आप देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन गाइस, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, इसका सही उत्तर है ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या प्रदर्शित करता है, दोनों एक ही तापमान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ऐसे टेम्परेचर हैं दोनों जो सेम होते हैं, याद रखिएगा। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 पे सेम हो जाते हैं। इसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इसमें लिखा है वही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कितना बुखार है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस ही, कौन सा नौटंकी, 100 डिग्री सेल्सियस में मालूम है पानी उबल जाता है भाई मेरे। ठीक है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया ये दोनों, यानी 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर एवरेज होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन गाइस, रैपिड फायर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, मैंने बताया था डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने ही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अशुद्धि बढ़ेगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि जो पानी कम उबल रहा होगा कम टेम्परेचर पर, वो ज़्यादा भी उबलने लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास का सिद्धांत किसने दिया, इन्होंने विकास का सिद्धांत किसने दिया था, मैंने बताया चार्ल्स डार्विन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया एसएससी से लेकर रेलवे तक। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप मत छोड़िएगा। ठीक है, इन्होंने जो क्रमिक विकास हुआ मानव का, उन्होंने इस बारे में एक थ्योरी दी थी जिसे चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत कहा जाता है, जो वर्तमान समय में ये इस समय वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही एकदम सार्थक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका उत्तर याद रखिएगा, 1.0 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में आया हुआ है, ये विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगरी जॉन मेंडल को। देखिए, ग्रेगरी जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, और 1856 से लेकर 1865 तक इन्होंने मटर के पौधे पर एक प्रयोग किया था, जिन्होंने अनुवांशिकता का, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने पता लगाया अनुवांशिकी के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेफ्रिजरेटर में ताप को नियंत्रित कौन करता है, थर्मोस्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये ताप को अस्थायी बनाने में
क्या करता है, उसको कंप्लीट करने में मदद करता है। कौन? थर्मोस्टेट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस चीज़ का चयन किया था? देखिए मैंने बताया था आपको पहले ही, मटर के पौधे का चयन किया था। ये एग्जाम्पल का एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैनल को। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन गाइस, रैपिड फायर। ध्वनि गमन करती है, यानी ध्वनि गमन कैसे करती है? अनुदैर्ध्य तरंग में। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? जब माध्यम में कण संचरण की दिशा और कंपन की दिशा साथ साथ संपीड़ित होती है, ठीक है, चलती है, तो इसे क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। जब ये पास पास होते हैं तो इसे संपीड़न कहा जाता है, और जब दूर दूर होती है तो इसे विरलन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवांशिकता के सिद्धांत को, यानी जेनेटिक्स, किसने कहा था? ठीक है, अनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जार मेंडल ने किया, लेकिन इसको जेनेटिक्स के रूप में किसने डिफाइन किया? उसका नाम था डब्ल्यू वाटसन ने। इसका इंपॉर्टेंट है नाम, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में आया। अनुवांशिकता क्या होती है थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। जैसे माता पिता और अपने पूर्वजों के गुण अपने संतान में आ जाते हैं, अपने आप अवतरित हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका अध्ययन जो किया जाता है कि कैसे ये चीज़ें आई, कैसे जीनगत परिवर्तन हुआ, ठीक है, इसे जेनेटिक्स कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बरसात के दिनों में गर्मियों की अपेक्षा ध्वनि की चाल क्यों अधिक हो जाती है? देखिए नॉर्मल ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, लेकिन बरसात के समय ये ज़्यादा हो जाती है। देखिए बरसात के समय क्या होती है? देखिए बारिश हो गई, यानी कि हवा में क्या हो गई? नमी की मात्रा बढ़ गई। अब फार्मूला बराबर क्या होता है? √P/D, यानी V बराबर √P/D, यानी D फॉर क्या? D, यानी D घनत्व तो क्या हो गया? कम। जब घनत्व हो गया कम, यानी V फॉर V, यानी कि स्पीड इसकी हो गई बढ़ गई। यानी कि जब घनत्व घट जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है? नमी बढ़ होती है। जब नमी जब ज़्यादा हो जाती है, इसमें क्या होता है? घनत्व हो जाता है कम। जब घनत्व हो जाता है कम तो स्पीड ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाती है ध्वनि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई एग्जाम का आया हुआ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का वीडियो का। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कैसे होता है? क्रोमोसोम ने आपने पढ़ा होगा, डीएनए में क्या होता है ये, ठीक है, लंबे तार के रूप में ये क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीन का समावेश होता है, ठीक है। इंसानों में लगभग 23 जोड़े आपके पाए जाते हैं क्रोमोसोम, जिसमें 23 स्त्री के 23 पुरुष के होते हैं, जिसमें महिलाओं के XX होते हैं और पुरुषों के X और Y क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे डीएनए इकाई के रूप में काम करते हैं। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। ये साइंस की पार्ट 2 वीडियो थी दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाल बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आज तक। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल।